पंकज जी, एवरीवन ऑन प्लीज मल्टी। ये 25-30 मिनट की बहस में 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही गई। एक तो ये कहा गया कि बांट कर कोई बड़ा नहीं बन सकता। दूसरा ये कहा गया कि नेताओं के दोहरे चरित्र हैं। और तीसरा ये कहा गया कि हमको शर्म आनी चाहिए कि हम जाति पर बहस कर रहे हैं। तीनों बातों से मैं सहमत हूं। अब जाति पर बहस 2019 में बनारस से नामांकन करने के बाद अपनी पहली जनसभा जो कन्नौज में नरेंद्र भाई मोदी ने की, उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऐलान किया कि मैं सबसे अति पिछड़ी जाति में पैदा हुआ हूं। मोदी जी जिस जाति में पैदा हुए वो जाति तो गुजरात में पिछड़ी जातियों में शामिल ही नहीं थी। रामकृपाल जी के सवाल का जवाब नहीं देंगे आज। उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ी जाति में शामिल कर लिया। मंडल कमीशन ने 1980 में 3747 पिछड़ी जातियों को सूचीबद्ध किया था और आज केंद्रीय सूची में 5013 ओबीसी जातियां हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हूं। फिर कहता हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं हूं। और इस देश में हमेशा बड़े नेताओं ने नारे दिए। किस तरह के इंदिरा जी ने नारा दिया था? जात पर न बात पर, जात पर न पात पर वोट उन्होंने मांगा। अब जाति पर वोट मांगने की ये सारी प्रथाएं शुरू कब से हुई? देश में 3000 जातियां हैं, 25,000 उपजातियां हैं और आज भी हम जातिगत जनगणना के आधार पर जातिगत व्यवस्था को और मजबूत बनाने का काम करें, ये ठीक नहीं है। लेकिन एक बात और कही गई कि राहुल जी और कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं आदिवासी, हरिजन, पिछड़े, हिंदू क्यों नहीं कहते? अरे पिछड़ी जातियों में क्या गैर हिंदू जातियों के पिछड़े शामिल नहीं है? वो भी तो अति पिछड़े और पिछड़े गैर हिंदू जातियों के भी हैं। क्यों एक हिंदू 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 कहने की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है? तो इस देश में जातिगत जनगणना के पक्ष में बात करके और जातिगत जनगणना के पक्ष में बात करके हिंदू बात करके एक कट्टर हिंदुत्ववाद को पूरी तरह ठीक पंकज करके ओके, पॉइंट टेकन पंकज जी। विनोद जी, सर आ रहा हूं, सर वापस आ रहा हूं सबके पास। विनोद जी, विनोद अग्निहोत्री जी, आपने रामकृपाल जी को भी सुना, आपने प्रोफेसर संदीप यादव जी को भी सुना। विनोद सर। हाँ दादा। देखिए, रामकृपाल जी मेरे वरिष्ठ हैं, इसलिए मैं उनकी किसी बात को कंधा जवाब दूंगा न काटूंगा, उनका अपना विचार है। देखिए, बंटवारे की राजनीति जो है वो चाहे किसी का बंटवारा, चाहे वो जातिगत बंटवारा हो चाहे सांप्रदायिक बंटवारा हो, दोनों ही देश के लिए खराब है। ये नहीं होगा कि एक बंटवारा तो बहुत अच्छा है और दूसरा बंटवारा खराब है। इसीलिए मैंने कहा कि भाई अगर यात्रा निकालनी है तो भारतीय के नाम से निकाले ना, हम भारतीयता की बात करें ना। हम क्यों हिंदू की बात करते हैं? हम क्यों जाति की बात करते हैं? सवाल यह है कि भारतीय कब बनेंगे हम अभी 70 साल की बात रामपाल जी ने की, बिल्कुल सही की कि 70 साल में पिछली जातियां उसकी हालत में है या उससे खराब हालत में है, तो जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उन सबकी है जिनकी सरकारें रही हैं। कांग्रेस की भी है, सामाजिक न्याय की योद्धाओं की भी है और बीजेपी की भी है। जी, सबकी जिम्मेदारी, क्योंकि बीजेपी भी इस देश में शासन में रही है, कांग्रेस लंबे समय तक शासन में रही है और सामाजिक न्याय के सारे योद्धा भी शासन में रहे हैं। जिम्मेदारी सबकी है। हम भारतीय कब बनेंगे ये मैं जानना चाहता हूं। जब कोई नेता कपड़ों से लोगों को पहचानने लगे, जब शमशान कब्रिस्तान की बातें सभाओं में होने लगे, तो वो भी तो बंटवारा है। उस बंटवारे के खिलाफ भी तो बोलना चाहिए हमको। तो चाहे जाति के आधार पर वोट मांगा जाए, चाहे सांप्रदायिक आधार पर वोट मांगा जाए, चाहे जाति ध्रुवीकरण करके वोट मांगा जाए, चाहे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के वोट मांगा जाए, दोनों ही देश के खिलाफ है। हम एक ध्रुवीकरण को खराब करते हैं, दूसरे ध्रुवीकरण पे ताली बजाते हैं। तो ये जो दोहरा मानदंड है, ये दोहरा मानदंड सिर्फ नेताओं का नहीं है, ये दोहरा मानदंड हमारे आपके और जैसे विश्लेषकों का भी है। इसलिए दोहरे मानदंड से अगर उठना है तो सबको हर तरह से उठना पड़ेगा। दोहरे मानदंड से बात भारत की और भारतीयता की जानी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं, और जहां तक प्रोफेसर संदीप यादव का सवाल है, उन्होंने आंकड़े दिए हैं और उन आंकड़ों के आधार पर अपनी बात कही है, तो उस पर मैं तो पहले मैंने कहा कि मंडल 1 का लाभ हुआ। मंडल 1 जब आया था तो बहुत सारे विस्मरण हुआ था। रामकृपाल जी को याद होगा, पंकज जी को याद होगा, हम लोग सब एक ही अखबार में थे उस समय, और वीपी सिंह को जो तमाम दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई थी, बच्चे जले थे, हम सब दुखी थे उससे। लेकिन आज मंडल 1 के कारण राजनीति में और प्रशासनों में अगर पिछड़े वर्गों के लोग आगे आए हैं, चाहे किसी पार्टी के शासन में आए हो, बीजेपी ने अगर लाई है, अगर बीजेपी ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया तो मंडल 1 का ही प्रभाव था, अदरवाइज कल्याण सिंह मुख्यमंत्री नहीं बनते।
कोई कोई ब्राह्मण बनता अगर मंडल एक नहीं होता। तो मंडल एक का ही प्रभाव था कि बीजेपी को भी कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। आज प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं कि हमारी कैबिनेट में इतने पिछड़े मंत्री हैं, हमारे संसद में इतने राम कृपाल सांसद हैं। उन्होंने आपकी बात नहीं काटी वरिष्ठ बोल के, लेकिन मेरे लिए तो आप सब वरिष्ठ है। लेकिन ये भी एक रियलिटी है विनोद जी कि ये नहीं, विनोद जी को ऑनर रखिए प्लीज, थैंक यू। ये भी एक रियलिटी है सर कि इस देश में जातियां रहती है, आप धर्म बदल लीजिए, मजहब बदल लीजिए, तब भी जातियां रहती हैं। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में ही है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही है ये जाति जैसी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, एक सिंपल सी, भगवत शरण उपाध्याय बहुत बड़े मतलब वामपंथी जी इतिहासकार और वो दार्शनिक रहे हैं। उन्होंने एक बात लिखी थी, उन्होंने लिखा था कि देखिए गरीबों का कर्मकांड है संपन्नों का दर्शन, अधीन दोनों है भ्रामक दोनों, जब पेट की चिंता नहीं होती तो आकाश का शून्य भरना ही होता है। और एक चीज बता दूं आपको, उन्होंने भी लिखा था कि ये जो समाज है ये कोई न कोई, आप सोवियत रशिया में क्या था, गांधी जी से बात हुई थी कि भाई जातियां, तो उन्होंने कहा था वहाँ क्या है, वहाँ स्टेटा कहते हैं, अपर स्टेटा लोअर स्टेटा फलाना। हमारे यहाँ एक समय में ऐसा था कि जो दलित था वो लैंडलेस पीजेंट्री था, आप उसका आर्थिक इकोनॉमिक क्लास कहिए या जाति कहिए। तो खैर देखिए जाति बुरी चीज़ है, हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन मेरा ये कहना था कि मैं जो बात ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का, समाज का उत्थान अगर होगा, अगर आप जिसका पेट भरेगा, सवाल इस बात का सीधी एक बात है कि इक्वलिटी के लिए जो सामाजिक न्याय की लोग बात करते थे, जैसे जैसे सामाजिक न्याय में आप आगे आएंगे, यानी आपकी आर्थिक हैसियत संपन्न होगी, तो जातीयता उस तरह से उसका असर उसी हिसाब से कम होता है। लेकिन मेरा ये कहना था कि जो अब तक जो लोग जातियां तोड़ने के नाम पर और गरीबों के मसीहा बनने के नाम पर चले थे, मेरा कहना यह है कि वो एक लंबे समय तक जी बोले नहीं उस पे एक विषय, लंबे समय तक वो सत्ता में रहे। मैं केवल यही कह रहा हूं कि अगर लोहिया जी कहते थे कि 100 में 60 पिछड़ा है, तो आज 100 में 63 पिछड़ा कैसे हो गया? वो तो घटना चाहिए था ना 70 साल। प्रोफेसर वो 63 कैसे हो गया?